हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। तो जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड में देखा था कि किस तरह से यांग शू ने अपने फैमिली के कारवां की मदद की होती है और वो यांग फैमिली का यांग जी पूरी ट्रुप के साथ इनके कारवां पे हमला करने आया होता है। इसका सामना अकेला यांग शू ही करता है और वो इस फाइट में जीत जाता है और यांग जी को हरा डालता है। लेकिन इतने में ही वो एक खाई के नीचे गिर जाता है, जहाँ से अब उसे गैंगलॉ सिटी की तरफ अकेले बढ़ने का रास्ता तय करना है, उस घने जंगल को पार करते हुए। अब यहीं से एपिसोड की शुरुआत होती है और हमें यांग शू के भाई को दिखाया जाता है, जो कि अपनी फैमिली के पास पहुंच के ग्रैंडफादर को सारी बात बता रहा होता है कि कैसे अकेले यांग शू ने ही यांग जी को हरा दिया है और अब यांग शू पहले की तरह कमजोर नहीं रहा। आगे वो कहता है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो उन घने जंगलों में गिर चुका है, इसलिए वो अपने ग्रैंडफादर से रिक्वेस्ट कर रहा होता है कि कुछ लोगों को भेज करके यांग शू को वहाँ से रेस्क्यू कर ले और उसे ढूंढने की कोशिश करे ताकि उनका चौथा भाई यानी कि यांग शू सही सलामत घर वापस आ सके। अब आगे जो ग्रैंडफादर है वो एक इलाइट ट्रूप को भेज देते हैं यांग शू की तलाश करने के लिए कि वे लोग उसे सही सलामत घर ला सकें। अब तभी यहाँ पे ये कहते हुए यांग शू अंदर आता है कि इसकी कोई जरूरत नहीं है और वहाँ पे सभी लोग यांग शू को सही सलामत देख करके दंग रह जाते हैं। उसने उस खौफनाक जंगल को इतने कम समय में ही अकेली कैसे पार कर लिया है। अब आगे उसके फैमिली वाले काफी सालों के बाद उसे देख रहे होते हैं और उसे जिंदा देख करके सभी काफी खुश होते हैं। अब आगे यांग शू अपने फादर के बारे में पूछता है कि वो कहाँ है, क्या उन्हें नहीं पता है कि मैं वापस आ चुका हूँ। अब ये बात सुन के ग्रैंडफादर भी निराश हो जाते हैं, क्योंकि न जाने यांग शू के जो फादर है वो उसकी तलाश में कहाँ कहाँ फिर रहे हैं। तो यांग शू की तलाश में उन्हें अपने पुराने घर में देखा गया था और उन्होंने जब तक यांग शू को वो वापस नहीं ले आते हैं ऐसी कसम खाई थी, इसी कसम के लिए आज तक वो अपने घर नहीं लौटे हैं। अब आगे यांग शू भी उसी घर में जाता है जहाँ उसके फादर के साथ उसने कई अच्छी मेमोरीज बिताई थी। तभी वहाँ पे यूतिंग आ जाती है, जो यांग शू को ये इन्फॉर्म करती है डेमन पैलेस के बहुत सारे जासूसों को उसने ढूंढ लिया है। जासूसों के जरिए ये पता लग चुका है जो फैमिली पे हमला करवाने वाले के पीछे का मास्टरमाइंड कौन था, जो कि उनके कारवां पे इस तरह से हमला करने के लिए इतने सारे रॉबर्स को उन्होंने भेजा था। और वो बंदा और को नहीं बल्कि यांग मैनतियान होता है। वैसे मैनतियान के बारे में यांग शू बताता है कि वो उस यांग फैमिली के हेड का दूसरे नंबर का बेटा है। अब आगे यूतिंग बताती है कि इस सिटी में एक बहुत बड़ी लार्ज स्केल वाली ऑक्शन रखी गई है और मुझे पूरा यकीन है कि उस ऑक्शन में वो यांग मैनतिन जरूर आएगा, कि वो चू फैमिली को सप्रेस करने के लिए वहाँ पे बोली जरूर लगाएगा। चारों तरफ से इसके बारे में रूमर्स है कि उस ऑक्शन में हार्ट ऑफ ए डिमोनिक ट्री की भी बोली लगाई जाएगी। अब ये जो हार्ट होता है इसकी डेमन ट्री वॉरियर्स को जरूरत होती है, तो इसे पाने के लिए कितने भी दाम की ऊंची बोली लगा सकते हैं। इसलिए यांग शू यूतिंग को अब ये ऑर्डर देता है कि तुम डेमन पैलेस की तरफ से मेरे बिहाव में इस ऑक्शन में पार्टिसिपेट करोगी और किसी भी हाल में वो हार्ट ऑफ डेमन ट्री हमारे हाथों से नहीं जाने चाहिए, उसे तुम्हें खरीद लेना है। अब इसके लिए वो एक प्लान बनाता है कि वो ऑक्शन में अपने 6 लेवल का सोल आर्मर को भेजेगा। वो यांग फैमिली जरूर ये चाहेगी कि वो इस ट्रेजर को ले ले और इसकी ज्यादा से ज्यादा तुम बोली लगवाना, और जैसे ही वो यांग मैनतिन इसको खरीद ले उसके कारवां पे अटैक करेंगे और इस आर्मर समेत उसके एडिशनल फंड्स को भी वहाँ से चुरा लेंगे, क्योंकि वो जो मैनतियान है वो फाइनेंशियल कंट्रोलर है। फैमिली से रिलेटेड सारे पैसों के लेन देन का काम वही करता है, इसलिए सारे रकम और ट्रेजर्स उसी के पास रहते हैं। अब आगे हमें उसी यांग मैनतियान को दिखाया जाता है, जो एक कारवां ले करके जिसमें फैमिली के सारे ट्रेजर्स हैं उसे ले करके गैंगलॉ सिटी की तरफ पहुंच रहा होता है। इस पे उसका बेटा शांत करवाते हुए कहता है कि किसी की भी इतनी हिम्मत नहीं है कि वो यांग फैमिली के कारवां को लूट भी सके, इसीलिए हमें इस कारवां को ले जाने के लिए किसी का भी भय नहीं है, क्योंकि हमारी फैमिली है जो इस पूरे एरिया की बिगेस्ट थीफ है। हमारे से ज्यादा लूटपाट और भला कौन ही कर सकता है। इसको इतना कहने की देर होती है कि वे घोड़े हिनहिनाते हुए वहाँ एक जगह रुक जाते हैं। अब यहाँ मैनतिंग सभी को सतर्क करता है, लेकिन इतने में ही एक हैरो जो कि आग से लथपथ है वो उनके कारवां पे अटैक की जाती है। चारों तरफ अफरा तफरी मच जाती है और वो मैनतिन अपने सभी आदमियों को जमा करने लगता है ताकि वो अपने उस ट्रेजर्स की रक्षा कर सके। लेकिन हम वहाँ देखते हैं कि बहुत सारे ग्रीन डेमन के साथ साथ वहाँ पे कई हाई लेवल्स के पेट्स भी आ जाते हैं, जो इनके कारवां को चारों तरफ से घेर लेते हैं और वहाँ पे चारों तरफ कत्लेआम मच जाता है। उन ग्रीन डेवल्स को देख करके वो मैनतिंग का बेटा समझ जाता है कि ये रॉबरी करवाने वाला और कोई नहीं बल्कि ग्रीन पैलेस से ही कोई है। तो आखिर डेमन पैलेस उनके साथ ऐसा कैसे कर सकता है, क्योंकि यांग फैमिली के तो डेमन पैलेस के साथ काफी अच्छे संबंध है। अब आगे उनके सारे ट्रेजर समेत तो उनके आदमियों को भी आग लगा दिया जाता है, लेकिन मैनतियान और उसका बेटा इस आग से बचते हुए जंगल की तरफ भागते हैं। आगे वो ये कहते हुए कि वो डेमन पैलेस से इसकी चीज का एक्सप्लेनेशन लेके ही रहेगा कि आखिर उन्होंने ये क्या कर दिया है।
लेकिन वहीं आगे उसका बेटा कहता है कि हम ऐसे यहाँ से भाग नहीं सकते। हम डेमन पैलेस वालों को आज दिखा देंगे कि हमारी यांग फैमिली को इतनी आसानी से बुली नहीं किया जा सकता। कि वे दोनों अपने सोल पेट्स को एक्टिवेट करते हैं। अब यहाँ दोनों का ही सोल पेट एक रेड बीस्ट होता है, जो कि आते ही उन ग्रीन डेमन से फाइट करने लगते हैं। आगे वे जो खून के प्यासे बीस्ट होते हैं उन ग्रीन डेमन्स को मार डालते हैं और वो उन आदमियों को भी नोच खाने लगते हैं जो कि उनके कारवां पे फायर से अटैक कर रहे होते हैं। यहाँ वो मैंथियान का जो बेटा होता है वो चिल्लाते हुए कहता है कि यहाँ इस पूरे कॉन्टिनेंट में सभी लोग डेमन पैलेस से डरते हैं, लेकिन आज के बाद से ये सभी समझ जाएंगे कि यांग फैमिली भी किसी से कम नहीं है। कि इसी फाइट के दौरान हम एक मास्क मैन को दूर से ये नजारा देखते हुए देख पाते हैं। इसके बाद तुरंत ही वो सीन चेंज होता है और हमें उस ऑक्शन हॉल का सीन दिखाया जाता है। यहाँ पे सिटी के जाने माने अमीर बैठे होते हैं और अब उस ऑक्शन में वही हार्ट ऑफ डिमोनिक ट्री पेश किया जाता है। वो हार्ट वहाँ की लग्जरीज आइटम में से एक होता है जो कि एक वॉरियर लेवल के प्लांट सोल पेट को फिर से बना सकता है। अब इसकी कई सारी खासियतें बताने के बाद कि ये जो चीज है वो एक कमांडर लेवल से कंपेयर की जाती है। इसकी बोली वहाँ पर 7 लाख से शुरू की जाती है। अब इसे यांग फैमिली लेने के लिए इतना डिप्रेस होती है कि सबसे पहले बोली यांग फैमिली की तरफ से लगाई जाती है और वो 7,50,000 की होती है। कि तभी यूथिंग पर्दे के पीछे से वहाँ 8 लाख की बोली लगाती है, जो कि एक प्राइवेट रूम में बैठी होती है। ये देख के यांग फैमिली का वो बंदा खिंच जाता है और कहने लगता है कि आखिर किसकी इतनी हिम्मत हो गई कि वो यांग फैमिली के आड़े आए। हमने इतने लंबे टाइम तक जिस चीज पे नजर गड़ाई है उसे खरीदने के बारे में भी सोचे। वो बंदा लाओ बिन होता है, जिससे उसके ग्रैंडफादर उसे शांत रहने को कहते हैं और उसे कहते हैं कि तुम्हें इतना उतावला होने की जरूरत नहीं है, कि हो सकता है कि कोई नया गेस्ट आया होगा जो कि मिस्टीरियस आइडेंटिटी रखता है। बहुत सालों से ही इस सिटी के जो 4 मेजर फैमिलीज हैं अपने खास मेंबर को इसी तरह के सिंगल रूम्स अपॉइंट करवाते हैं ताकि वो बिना अपनी आइडेंटिटी को रिवील करते हुए ऑक्शन में भाग ले सकें। इस पे वो लॉबिन उससे कहता है कि इससे कोई मतलब नहीं है कि वो कितनी ऊंची फैमिली से है। जो पर्दे के पीछे छुपी हुई है वो जानबूझकर यहाँ यांग फैमिली के लिए प्राइस को ऊंचा करने के लिए आई है। इसीलिए अब यांग फैमिली 9 लाख की बोली लगाता है, लेकिन ल्यूथिंग वहीं पे 1 मिलियन की बोली यानी कि 10 लाख की बोली लगा देती है। अब वहाँ ऑक्शन में सभी लोग हंसने लगते हैं और यांग फैमिली का मजाक उड़ाने लगते हैं, ये कहते हुए कि अब यांग फैमिली क्या करेगी, बोले आगे ऊंची करेगी कि नहीं। अपनी फैमिली की इस तरह से बेइज्जती सुन करके वो जो लॉबिन होता है वो गुस्से से तिल मिला रहा होता है, जिसपे उसके ग्रैंडफादर उसे शांत करवाते हैं कि इतना बेचैन होने की जरूरत नहीं है। वो हार्ट ऑफ द डिमोनिक ट्री है, वो इतना ज्यादा कीमती है कि 1 मिलियन भी उसके लिए कुछ नहीं है। लेकिन इतने में हम देखते हैं कि वो जो हार्ट ऑफ डिमोनिक ट्री होता है वो 1 बिलियन में बिक चुका होता है। यांग फैमिली यहाँ पे हाथ मलते रह जाते हैं। आगे जो ग्रैंडफादर होता है वो इस बेइज्जती को दिल पे ले लेता है और ये तय कर लेता है कि वो जो लड़की है जो पर्दे के पीछे छुप के यहाँ बोली लगा रही है इसके बारे में जांच पड़ताल करेंगे कि आखिर ये है कौन, और किसी को भेज करके उसकी इन्वेस्टिगेशन करवाएंगे। आगे वो लोबिन से उसके अंकल के बारे में पूछ रहे होते हैं कि पता नहीं कि यांग मार्टिन अब तक कहाँ रह गया है। अपनी टीम के साथ उसे 1 घंटे में गैंगलॉन्ग सिटी पहुंचना था और वो अभी तक आया नहीं है। अब आगे हमें उसी मैंथियान के ही कारवां को दिखाया जाता है जहाँ पे कई सारे लोग मरे पड़े थे और उनके सारे काट जल चुके होते हैं। वो मास्क मैन अभी भी छुप के ये नजारा देख रहा होता है और अब आगे उस बैटल फील्ड में सिर्फ दोनों बाप बेटे ही बचे रह जाते हैं। इन्हें डेमन पैलेस के वो जो बंदे होते हैं और उनके साथ जो ग्रीन डेवल्स होते हैं उन्हें चारों तरफ से घेर लेते हैं, जिसपे मैंथियान का बेटा उनसे कहने लगता है कि डेमन पैलेस की तो शर्म की बात है कि इतना बड़ा नाम होकर के वे लोग छुप के हम पे अटैक किया है उन्होंने। जिसपे मैंथियान उसे कहता है कि अभी ये सोचने की जरूरत नहीं है, सबसे पहले हमें यहाँ पे अपनी जान बचानी है, यहाँ से भागना होगा और फैमिली के लीडर को जाके इसके बारे में रिपोर्ट देनी होगी। लेकिन अभी भी मैंथियान के कई लोग बचे होते हैं जो इन दोनों बाप बेटों को बचाने के लिए यहाँ पे फिर से उठ खड़े होते हैं उन ग्रीन डेमन से मुकाबला करने के लिए। जिसपे मैंथियान उनसे थैंक यू कह रहा होता है कि हमारी यांग फैमिली ने हमेशा तुम्हें ट्रैश समझा और तुम्हारी बेइज्जती की है और आज तुम ही लोग हमारी जान बचाने के लिए इतना कुछ कर रहे हो। अब वो दोनों बाप बेटे वहाँ से भाग जाते हैं मैदान छोड़ के। अब इसी पल का ही वो मार्क्समैन इंतजार कर रहा होता है। 2 भगौड़े जो यहाँ से भागे हैं उनकी तरफ दौड़ पड़ता है क्योंकि उसने ये फैसला कर लिया है कि वो यांग फैमिली की पूरी फोर्स को तबाह कर देगा। अब आगे वे दोनों बाप बेटे जंगल में काफी दूर तक अंदर आ चुके होते हैं। अब उन्हें लगता है कि उनका कोई पीछा नहीं कर रहा है, इसलिए वो थोड़ा आराम करने के लिए रुकते हैं कि वहीं पे वो मार्क्समैन आ जाता है ये कहते हुए कि लगता है कि तुम दोनों अब हेल में ही आराम करोगे। अब इसी के साथ ही ये पहला पार्ट यही फिनिश होता है और आगे वो मार्क्समैन जो कि यांगशू ही है वो उनके साथ क्या करेगा हम इसके नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। तो गाइस आप लोगों को ये वीडियो जरा से भी अच्छी लगी हो तो प्लीज इसे लाइक जरूर कर दें। बहुत ही जल्द मिलेंगे इसके नेक्स्ट पार्ट में। टिल देन टेक केयर, स्टे हेल्दी, गुड बाय।